तो मैं डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा कि एक बार राहुल का स्वागत करें, जो हमारे मैं राहुल से भी निवेदन करूंगा कि वो पवन सर का कुछ बच्चे अभी इसमें छुपे हुए हैं, उनका नाम आने वाला है, जस्ट वो भी स्टेज पे आने वाले। एक तो पहले वीडियो बनेगा, दूसरा वर्दी के बाद बनेगा, वो भी तैयार रहें और जोश के साथ रहे। तो राहुल ने 12 बजे के आसपास ग्राउंड में दौड़ना चालू किया। दुबला पतला सिंगल था लड़का और वो जुनून पे आ गया तो उसने अपने आगे किस्मत को ही पलट दिया। ऐसा विद्यार्थी जिसने कहा कि कुछ लोग कहते हैं किस्मत में नहीं था, किस्मत में ना होना और किस्मत को ही पलट देना, उसमें बहुत अंतर है। मैंने कहा था एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अब हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम हमारे अपने एलसीसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर पवन सर से निवेदन करेंगे कि वो मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर वंदन करें, पूजा करें। यही मेरा सर से निवेदन है। और राहुल से भी निवेदन करेंगे कि वो मां सरस्वती के पुष्प अर्पित कर बैठ जाओ। बैठ जाओ सभी लोग। चलो बाकी के लोग, तुम लोग ही कर लो। स्टाफ मेंबर पुष्पांजलि कर ले मां सरस्वती के लिए, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं। मां सरस्वती की कृपा बनी रही तो आप लोग इस साल और दम अच्छे से रिजल्ट और सिलेक्शन देना संभव कर पाओ। ये मुझे दिखाना इसलिए पड़ रहा है, सारी चीजें मेंशन कराना पड़ रही हैं। पहले मैं क्या करता था, मैं कुछ बोलता कम था, काम ज्यादा करने पे विश्वास करता था। अब क्या, झूठ की दुनिया ज्यादा हो चुकी है, सत्य कुछ और है, असत्य कुछ और है। तो मेहनत अगर आप अच्छे से कर पाए तो मेरा एक ही जो सपने है ना, एक गरीब किसान का बेटा जब वर्दी में आए ना तो उसका अलग ही रुतबा है। तो आगे जो भी मैं आपको बताऊंगा तो राहुल से बोलेंगे और वो पूरा कंप्लीटेड स्वागत, पूरा डोनेशन के बाद फिर राहुल का स्पीच होगा और वो तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस देने लायक हो चुके हैं। मानते हो इस बात को? तो वैसे तो मानते नहीं हो कभी कभार, ये बात बहुत जरूरी है गाइडेंस देना, क्योंकि तुम लोग के बगल में अगर होशियार पढ़ रहा होगा लगी जाती है जगह रिश्ते ही होशियार है। ये नहीं मानना चाहते, लेकिन वो वर्दी में आ जाए, वो सेलेक्ट हो गया फिर तो मानते। फिर भी 1-8% फिर भी रहते हैं, लग गई बातें अब समझ गए। अब आगे की कड़ी में मैं हमारे स्कूल के डायरेक्टर, स्कूल के नहीं ये कोई बात नहीं सर, ये एक यस, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये बिल्कुल एक बच्चे से शुरू हुआ और इसने हमारे जो इंस्टीट्यूट ने पवन सर के डायरेक्टरशिप में बहुत बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिनके आपको बताने की ज़्यादा, आप देख सकते हो कई पोस्टर्स लगे हुए, कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को तो आप पर्सनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को आप जानते होंगे, कोई आपके घर के होंगे, कोई परिवार के होंगे, कोई रिलेशन में होंगे। तो ये सब पवन सर की मेहनत का भी परिणाम है, क्योंकि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। डॉक्टर कलाम ने कहा है व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर, यानी जब एक विद्यार्थी तैयार हो जाता है तब एक शिक्षक प्रकट होता है। विद्यार्थी का मन नहीं है तो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाता हो वो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन जब एक विद्यार्थी का मन होगा तो एक बिल्कुल कम मेहनत के साथ भी वो टॉपर बन सकता है। लेकिन सर की मेहनत के लिए एक बार आप तालियां बजाकर सर का अभिवादन करेंगे। और मैं
मैं डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ अभी राहुल एक अतिथि की तरह हैं। हमारे यहाँ राहुल एक अतिथि हैं अभी, क्योंकि हमने उन्हें रिक्वेस्ट करके अपने इंस्टीट्यूट पर बुलाया है। क्योंकि यहाँ जहाँ आप बैठे हुए हो उन्हीं कुर्सियों पर कभी राहुल प्रतिदिन रेगुलर टीम है, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कुछ भी गर्मी पड़ रही हो, ऐसी गर्मी में दौड़ भी लगाने जाते थे। तो उस मेहनत में पवन सर के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत मेहनत की और आज सिलेक्टेड होकर आपके सामने खड़े हैं। तो मैं डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा कि एक बार राहुल का स्वागत करें, जो हमारे मैं राहुल से भी निवेदन करूंगा कि वो पवन सर का राहुल से निवेदन करते हैं दिनेश सर का स्वागत करें। मुझे दिनेश सर से भी निवेदन है, राहुल का स्वागत करें। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। आई एम प्राउडेड मी कि मैं पहली बार किसी वर्दी वाले व्यक्ति का मैंने इस तरीके से स्वागत किया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे राहुल के माध्यम से पवन सर के मार्गदर्शन में मिली। सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने में आ जाओ तो घट जाते हैं अक्सर दाम, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके काबिलियत पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मीठा मुंह कराए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो आप भी कहा हिम्मत और बढ़ती है। मेरे तो रास्ते कई रोके लेकिन फिर भी हिम्मत डबल बढ़ रही है। मेरे एक ही मोटिव है, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाए जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। टॉपर तो लेकिन क्या है, उन्हें सफलता थोड़ी सी उनसे दूर रह गई क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी कम मेहनत कर पाई। आज जितने लोग क्वालिफाई कर चुके हैं या जो सक्सेस है वो लोग भी यूट्यूब पे आके बताएंगे, थोड़ा बोलेंगे लेकिन इतना जबरदस्त बोलेंगे जितना अच्छा है उनका बोल सकते हैं, कोई प्रेशराइज नहीं है। बोला ना, यूट्यूब पे लोग आपको देखेंगे लेकिन उस दिन के बाद आप वर्दी पे आओगे तब कंप्लीट हो। तो हम राहुल को सुनते हैं। तो राहुल इसको अंदर लगाना, इसको आगे से चिपका लेना उसी जगह इसको अंदर। देखिए, मैं एक शब्द के साथ राहुल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बोलें। मैं एक छोटी सी कोटेशन आपको मैंने कोशिश की है। टॉपर बनना है तो एलसीसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। समय बर्बाद करने में क्या रखा है। टॉपर बनना है तो एलसीसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, समय बर्बाद करने में क्या रखा है। सिलेक्शन पाना है तो मैथ रीजनिंग पवन सर से पढ़ो, इधर उधर भटकने में क्या रखा है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं राहुल से निवेदन करूंगा कि वो अपने बारे में आप लोग राहुल की स्पीच सुनेंगे। राहुल एसएससी जीडी की पूरी स्टोरी बताएंगे, मेहनत कहां से कहां स्टार्ट किया, अपने जीवन का प्रथम चरण जहां से मेहनत, क्या राहुल के जीवन में कभी संघर्ष आया, वो सारी चीजें बता दूंगा आपको। आएंगे जोरदार तालियां राहुल। अगर कोई बंदा 6 महीने ट्रेनिंग करके आ रहा है, पूरी ताकत झोंक के आज जीडी में अपना शरीर खत्म कर लिया उसने मेहनत कर करके, क्या उसके लिए इतनी तालियां बजेंगी क्या? ये यहाँ पे एसएससी जीडी में मैंने 2021 का एग्ज़ाम भी दिया था। उस टाइम पे फेल्यूर मिला था, लास्ट में आके फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था। लेकिन मेहनत तो तब भी की थी। सर के पास ही कोचिंग आता था मैं, और डेली रूटीन था अपना, मतलब आना है तो आना ही है। मेन चीज़ होती है
ज़िंदगी में मोटिव होना चाहिए कि कुछ अगर करना है तो करना ही है, फिर उस चीज़ को, अगर नहीं करना है तो नहीं करना है। मतलब जिस चीज़ में आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है वो चीज़ करनी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, पर करना है तो करना ही है। उसमें कोई भी बहाना नहीं मारना कभी। अगर जैसे मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हो तो फिर इसी चीज़ को करो। कुछ भी XYZ कुछ भी आता है लाइफ में, नहीं, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इसी चीज़ को दो जो आप लोग कर रहे हो, तो उससे क्या है सक्सेस की और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और बाकी सर का भी बहुत योगदान रहा है। सर के पास ही आता था मैं, तो उस टाइम पे मतलब अच्छा मैथ वगैरह मेरा बहुत वीक था शुरू में। 12th क्लास में मेरे यही कोई पासिंग मार्क्स आए थे मैथ्स में। थे मार्क्स 33% में पास होते हैं, शायद मेरे 37 थे। ऐसे कुछ थे। उसके बाद फिर ऐसी स्थिति आ गई एक टाइम पे, प्रैक्टिस ही बनाती है जो कुछ बनाती है। सर के पास आके प्रैक्टिस कर रहा हूँ रात को उसी चीज़ का, जैसे आज मान लो परसेंटेज सर चालू करने वाले हैं, तो रात को क्या किया मैंने, परसेंटेज का पूरा बेस पहले क्लियर कर लिया रात में ही। उसके बाद अगले दिन जब क्लास में आया तो सर से समझा, तो वो चीज़ क्या है डबल बार जब माइंड में चली गई तो थोड़ी सी अंदर बैठ गई वो चीज़। उसके बाद फिर उस पर प्रैक्टिस, दिन रात बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे मान लो अगर दे रहे हैं एक सब्जेक्ट को। मैं एक ही सब्जेक्ट ज़्यादा पकड़ता था पहले, मैथ्स। रीजनिंग तो ये है अगर रेगुलर रहेगी तो वो आ जाएगी, अगर क्लास में भी प्रैक्टिस उसकी रहेगी तो वो चलती रहेगी, उसमें कोई वो नहीं है दिक्कत। और GK GS तो ऐसा है कि 50% SSC में 50% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप कर लोगे थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ने के बाद, और बाकी 50% रहते हैं वो आ गए तो आ गए, नहीं आ गए तो चले गए। तो GS पर भी इतना फोकस नहीं किया। और यही हिंदी या इंग्लिश में से अब तो खैर सारी भाषाओं में आने लगा है एग्ज़ाम उसका, लेकिन अभी जब मैंने दिया था तो हिंदी या इंग्लिश में आता था। हिंदी चूज़ किया था क्योंकि हिंदी अपनी भाषा है, तो उसमें क्या है बेसिक ही आता है जो अपन डेली रूटीन में पढ़ते हैं या बोलते चालते हैं, वही सब आता है, ज़्यादा गहराई में नहीं पूछा जाता। और ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा। फिर जब लेक्चर अपने मैथ के कंप्लीट हो गए, मेन सब्जेक्ट मैथ ही होता है कंपटीशन में, किसी भी उसमें जाओगे क्षेत्र में तो मैथ जो है लेकर चलना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता। या तो बैंकिंग में जाओ जो अदर साइड हो जाती है, उसमें तो मैथ का इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। उसके बाद जब और भी एग्ज़ाम दिए तो उनमें भी देखा मैथ्स का लेवल अच्छा हो गया है। CGL भी दिया था, CGL में भी 80% मार्क्स थे मैथ्स में, और CPO भी दिया, उसमें भी 80% थे। ऐसे एग्ज़ाम देता गया तो उससे क्या है अपना अंदर का जो भय था वो निकल गया, डर ख़त्म हो गया। फिर एग्ज़ाम में ये लगता था नॉर्मल जैसे अपन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वैसे ही एग्ज़ाम में लगने लगा। फिर उसके बाद जब सिलेक्शन के करीब आए, 21 वाला दिया, उसमें मेरिट में बाहर हो गया, तो बहुत मतलब ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा। फर्स्ट एग्ज़ाम था वही। उसके बाद फिर दोबारा से उसी टाइम पे जैसे रिज़ल्ट आया उसका, उससे पहले ही इसकी अनाउंसमेंट हो गई कि SSC GD की वैकेंसी आ रही हैं, तो खुशी भी हुई कि चलो एक और मौका मिल गया। और दिल्ली पुलिस भी पास में लगा हुआ था, तो मैंने कहा कि अब तो 2 चांसेस हैं, लेकिन SSC GD दिया ये 22 वाला, तो इसमें क्या मार्क्स इतने अच्छे आ गए कि पहले से ही जब एग्ज़ाम दे के आया था उसी टाइम पे मतलब ऐसा लगा कि अब सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले भी मेडिकल भी करवा चुका था, फिजिकल भी दे चुका था, तो उसमें तो पास थे ही, बाकी कुछ होता नहीं इसमें। उसके बाद जब फिजिकल हुआ, फिजिकल में भी दौड़ लगाई, मतलब इतना खास नहीं किया जो 21 वाली भर्ती में किया था, वो फर्स्ट थी, तो उसमें बहुत मेहनत की थी। फिर यहाँ पे तो अपन को पता ही था, ये सस्पेंस होता है ना कि क्या पता कैसा होगा, तो पता ही था। सेंटर देख के आए थे करेरा में जो शिवपुरी में है, वहाँ पे अपन को पता ही है कैसा क्या ट्रैक है, कैसे क्या दौड़ना है, सब कुछ क्लियर था। बस करते रहे। लास्ट में मेडिकल में थोड़ा डिफेक्ट हुआ था, क्योंकि मैं जो डॉक्यूमेंट्स मेरे थोड़े प्रॉब्लम हो गए थे फॉर्म भरने में, जो ऑनलाइन वाला था उसने दिक्कत कर दिया था। तो ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, जब आप फॉर्म भरो ना तो उसमें एकदम क्लियर भरना, कभी भी मतलब हल्की सी भी मिस्टेक पर बाहर कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने क्या किया, मतलब फिर बहुत वो करके मिन्नतें की उससे, जो CO था वहाँ पे, उससे बहुत मतलब ऐसा बोला कि सर ऐसे नहीं, मतलब मिस्टेक हो गया। उसको सबूत भी मेरे पास रखे हुए थे, ईमेल वगैरह थे उसके SSC के, वो भी मैंने दिखाए, तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स तो मुझे चाहिए। फिर मैंने इधर उधर करके डॉक्यूमेंट बनवा के लगा दिए तुरंत। यहाँ BSF टेकनपुर में हुआ था, मेडिकल हो गया। उसके बाद वहाँ से क्लियर हुआ। अब दिक्कत वेरिफिकेशन की थी। फिर वहाँ पे जब मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुँचा, वहाँ मैंने CO से बात की, वहाँ पूरी मतलब जो भी सच था वो बता दिया, तो वहाँ मेरा सब कुछ सही हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया, सब हो गया।
उसके बाद आपके सामने है ही। और यही है कि मेन चीज़ है जो मोटिव आपके पास जो रखो ना कि इस चीज़ के लिए मुझे करना है, तो वो मोटिव ऐसा होना चाहिए कि वो करना ही है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पास तो था, वो लंबी कहानी है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताया मैं बाकी मुख्य चीज़ यही है कि कोचिंग में रेगुलरिटी रखना है और जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर जैसे आपका मान लो एग्ज़ाम 6 महीने बाद है तो 3 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है पहले तो। उसके बाद फिर 3 महीने केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब लास्ट का एक मंथ बचता है फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं, इतने लगाने हैं कि मतलब हद कर देनी है, मॉक टेस्ट मिलने ही बंद हो जाए, तभी सिलेक्शन के करीब पहुँच पाओगे। क्योंकि आजकल तो ऐसा है, आजकल जो कंपटीशन का ज़माना है बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है। वहाँ छोटी छोटी अगर कोई बंदा जीडी में सिलेक्शन लेने जा रहा है तो उसको सीजीएल वालों से फाइट करना पड़ेगा। बिल्कुल मेन चीज़ ये है, सीजीएल वाला भी उसी चीज़ का फॉर्म भर रहा है, वो जॉब नहीं लेगा लेकिन वो पेपर बिगाड़ देगा, जो मेरिट है उसको ख़त्म कर देगा, ये चल रहा है। तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब मेहनत कीजिए अच्छे से और लक्ष्य एक रखिए अपने पास कि ये चीज़ करनी है। बाकी इधर उधर जो भी मिलता है उसको करो। मतलब जैसे कि जीडी का एग्ज़ाम देने के लिए, जीडी की नौकरी अगर आपको लेनी है तो दिल्ली पुलिस वगैरह जो भी पुलिस, स्टेट पुलिस आता है, सब में भरो, सबका एग्ज़ाम दो। उससे क्या है, अपने अंदर का जो डर होता है ना एग्ज़ाम देने का, जब उस कंप्यूटर के सामने बैठते हैं ना तो एक डर अंदर से निकलता है, क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है वहाँ पे, तो वो डर निकालना है, मेन चीज़ ये है। सबसे बड़ा काम ये रहा कि जब हम मेहनत करते हैं, मैं कुछ दिनों से मैंने देखा है, मैंने अपने आप को बहुत परिवर्तित कर दिया पिछले लास्ट ईयर्स। जो बुकलेट्स रीजनिंग की हैं वो सीजीएल वगैरह के सारे क्वेश्चन अवेलेबल करा रहे हैं और मैथ्स भी थोड़ा हाई कर दिया। पहले जब इन लोगों को पढ़ाते थे बहुत लो लेवल का, मतलब इतना मैथ था इनका सिलेक्शन हो जाता था, उतने में सिलेक्शन हो जाता था। आज स्टेज क्या हो चुकी है कि मैथ बहुत हाई जा रहा है और अगर आपके सामने बेस्ट कंटेंट और बेस्ट टीचर अवेलेबल नहीं है तब तक आपका सिलेक्शन होना असंभव है। क्योंकि अगर आप 5 साल पुराना वाला प्रैक्टिस करोगे, ये भूल चुके हो आप 5 साल वाला क्वेश्चन उतना एग्जाम में आने वाला नहीं है। दूसरी बात क्या है, कोई भी बच्चा मेहनत करता है सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। टेस्ट सीरीज से दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और हमारे क्वेश्चन कितने अच्छे बन रहे हैं। तो उससे टीचर, कंटेंट, इंस्टीट्यूट और सारा नॉलेज आपको प्रैक्टिकली पता चल जाता है। आजकल क्या कहानी है, लोग पढ़ा तो सब सकते हैं लेकिन लगा कौन सकता है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। दुनिया पढ़ा रही है, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम और अच्छे अनुभवी शिक्षक ही दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर जिसने अपने सब्जेक्ट पे कमांड बेस्ट कर रखी होगी वो 99% बच्चे को भी बेस्ट बना देगा। कभी देखा है कोई डॉक्टर हो एक ही सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हो पाता है? आई है तो आई का होगा, ईयर का है तो ईयर का होगा, हार्ट है तो हार्ट का होगा। लेकिन बहुत से ऐसे भी डॉक्टर मिल जाते हैं आई, ईयर, हार्ट तीनों को डैमेज भी कर सकते हैं। आगे ही बात समझ में कि नहीं? तो हमें क्या करना है, जो भी कंटेंट पढ़ना है, एक तो टीचर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, दूसरा बुक स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ रीजनिंग की जो सबसे बेस्ट बुक चल रही है वो केपी सिंह की चल रही है। उससे खतरनाक रीजनिंग अभी कोई आई नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन में 100 हैं तो 100 की भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आ गया बात समझ में? एडवांस अर्थमेटिक के लिए आपको मैथ एक ऐसा, कभी भी नौकरी लगेगी तो 2 ही सब्जेक्टों की दम पे लगेगी, मैथ और रीजनिंग। जीके का आज तक भरोसा रहा ही नहीं कभी तक। अगर 20 क्वेश्चन आए तो बच्चा दम लगाए, पूरी दम लगाए, तब 10 क्वेश्चन। पूरा हिस्ट्री पढ़ रहा है, मिडिवल, एंशिएंट, जीके में तो 100% श्योरिटी कभी होती और नहीं। मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री में उसको क्या दिक्कत आई कि एक ही क्वेश्चन पूछे वो तीनों हिस्ट्री से, और तीनों हिस्ट्री की बुकलेट इतनी बड़ी हो जाती है। मैथ सिक्योर है, आपका 100% पूछा जाएगा उसी कंटेंट से। और रीजनिंग तो और ही सरल है, उसको प्रैक्टिस मत करो, क्लास में ही प्रैक्टिस कर लो, एक बार घर पे टेस्ट देने से पहले आ जाओ, वैसे ही रीजनिंग बन जाए। कोई भी बच्चा एकदम आके नहीं सीख सकता, लेकिन वो लगातार क्लास में बैठता रहे, कंटिन्यू मेहनत करता रहे तो वो सीख सकता है। तो राहुल आते थे, इनकी जो टीम थी 8 से 10 लोगों की। शुरुआत में जब मैंने हाउसिंग कॉलोनी में बैच डाला
तो उस टाइम इनकी ये मान के चलो किस्मत भी खराब रही, बीच में लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन से पहले का बैच, अगर लॉकडाउन से पहले का बैच है और उसमें लॉकडाउन लग जाए तो आधे बच्चे क्या हो जाते हैं, उसमें बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद दूसरी स्थिति क्या होती है, लॉकडाउन के बाद बच्चे का अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है कंपटीशन, अब दम नहीं रही, अब मैं उतना अच्छा सा कवर नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों, मैंने अभी क्या बोला, रीस्टार्ट, लॉकडाउन खत्म, इन लोगों की एजुकेशन वहीं से रीस्टार्ट। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बच्चों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, और राहुल ने तो एफोर्ट देते रहे। शायद बैच में फर्स्ट रैंक आती रहती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन 2-4 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। 2 बच्चे अभी आने वाले हैं आपके सामने मंच पर, वो अभी रेस मार रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस की, और सभी 87, 85, 88 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। तो इस बार मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। दूसरा बात, सबसे बड़ी चीज है, एक बालक जिसका 37 मार्क्स मैथ्स में आए हो, एक बालक जिसका 90 नंबर मैथ्स में, वो नौकरी नहीं ले रहा है, 37 वाला नौकरी ले रहा है, तो इसमें अंतर क्या है? 2 ही चीज का अंतर है। 90 वाले के अंदर दिमाग में फीड हो चुका मेरा मैथ बहुत अच्छा है, और 37 वाले के दिमाग में फीड हो चुका मेरा मैथ बहुत ही खराब। तो खराब के चक्कर में क्या करेगा, अच्छा करने का प्रयास करेगा, और अच्छा वाला क्या करता है, खराब करने का प्रयास करता है। वो कहता है इतना तो मुझे आता है, इतना तो मेरा एक्सपर्ट है, इतना मुझे सब कुछ आता है। आप जिंदगी में तब तक सब कुछ नहीं आता जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाए, और मंजिल पहुंच जाए तब, जब हम लास्ट फाइनल सिलेक्शन ले लें उस दिन कहना अब मुझे थोड़ा बहुत आता है। ये भी मत कहना मुझे बहुत कुछ आता है, अब मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुका। तीसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों के जमाने में ऑनलाइन सिस्टम था क्या? कैसा था? ऑनलाइन वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह गए कभी पढ़ने? लाइब्रेरी पे नहीं गई। आजकल का क्रेज किसका चल रहा है, लाइब्रेरी में। भाई साहब, अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के 10 GB डाटा यूज करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर पबजी और गेम खेल रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन इस समय की कीमत आपको चुकाना पड़ेगी। इस बात का प्रैक्टिकली बात है, और एक कीमत इतनी अच्छी है भी देना पड़ेगी कि आपको कहीं, मुझे दुख इस बात का है, कहीं मजदूर ना बनना पड़े। 8-8 घंटे की नौकरी करोगे, फिर पता चल जाएगा 6 घंटे पढ़ना आसान था, 8 घंटे मजदूरी करना कठिन था। तो आप इस चीज पे मेहनत की। राहुल आगे बताएंगे, दौड़ने कितने बजे जाते थे ग्राउंड? दौड़ने शिवम के साथ, उपेंद्र के साथ जाते थे। यहाँ से कोचिंग पढ़ के 10 बजे फ्री हुए, घर पे जाके 7 से 10 बैच? हाँ, सुबह वाला 7 से 10 बैच पढ़ के फिर सीधा दौड़ने? फिर घर पे जाके बैग वगैरह, किताब वगैरह रखी और सीधा निकल गए। फिर वही ऐसा टाइम था जब वहाँ जो ये हजूरीपुरा है ना, उस रोड पे जाते थे हम लोग। तो वहाँ पे ऐसे लोग वाग जो गांव के होते बैठ ही रहते, वो बुलाते थे, भाई इधर आ जाओ, इतनी दोपहर में क्यों दौड़ रहे हो? मैं और उपेंद्र दोनों जाते थे। उसके बाद SSC जी एक बार सिलेक्शन हो जाए ना, फिर तो ऐसा रहता है कि निकलते ही रहते हैं। मेरे 2 एग्जाम उसके बाद और निकले जब मैं ट्रेनिंग में था। फिर उसके बाद मैं जा ही नहीं, टाइपिंग रह गई थी उन दोनों में, BA कॉन्स्टेबल में स्टील का था, टाइपिंग देने नहीं जा पाया ट्रेनिंग की वजह से, प्रैक्टिस ही नहीं थी इतनी, तो गया ही नहीं। और मेरा जो दोस्त था उसके नंबर मेरे सेम ही थे, वो अभी वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है CRPF में। एक बात और बताओ इनको राहुल, की अगर योग्यता आ जाए तो उसको पचाना कैसे सीखना चाहिए? तो आजकल के लोग योग्यता को पचा नहीं पाते। वो तो 3 दिन में क्या करते, अगर उनका नंबर फर्स्ट आ गया बैच में, तो सबसे बड़ी दिक्कत एक हो जाती है, अगले टेस्ट में उन्हें सेकंड या थर्ड ही आने। ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग में बहुत अच्छे सीखी है कि अगर कुछ भी कर लेते हो, जैसे शुरू में मैं क्या, यहाँ से जब गया था तो रनिंग में फेल हो गया था मैं वहाँ ट्रेनिंग में। जब पहली रनिंग हुई थी 5 किलोमीटर की, तो राइफ़ल वगैरह उसमें सब होता है, मतलब कम से कम 10 किलो वजन तो होता ही है साथ में, राइफ़ल, पिट्ठू और ये DMS वगैरह पहन के फुल वर्दी में होती है 5 किलोमीटर की। पहली बार तो मैं फेल हो गया, 30 मिनट के लगभग आया था कुछ। फिर दूसरा आया मैं 27 मिनट में। 27 मिनट में वहाँ गुड की टाइमिंग होती है, तो मतलब थोड़ा ठीक था। फिर उसके बाद रस्से में फेल हो गया, रस्सा नहीं चढ़ पाया राइफल लेके। तो मतलब इवेंट भी साथ में ही होते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब 6 महीने होने को थे, उसके बाद एक्सीलेंट, सारी रनिंग जितनी भी थी 10 किलोमीटर, 1600 मीटर, 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सब एक्सीलेंट टोटल, कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से ये समझ में आया कि मतलब करना, सफलता मिल गई, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी ना कि छोड़ना है, अभी करना ही है। जो भी जितना मतलब आगे बढ़ सकते हो उतना बढ़ जाओ,
ये नहीं है अगर मान लो कोई चीज़ आ रही है तुमको, तो अगर उसको 2 महीने के लिए भी छोड़ दोगे ना, दोबारा वो चीज़ चली जाएगी पूरी। अभी मेरा मैथ्स फिर से वीक हो गया, कुछ नहीं बचा। 1 साल की ट्रेनिंग में कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ क्या पढ़ाई क्या कुछ, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब तो बस वही याद है कि ग्राउंड है और उसके बाद खाना है। अब मैं नेक्स्ट सेशन में अंकुश को बुलाना चाहता हूं, जिसने बहुत अच्छी मेहनत की है और उसने एमपी पुलिस में बहुत अच्छा स्कोर मारा है। जोरदार तालियां अंकुश के लिए भी। ये हमारे जो शिष्य हैं, जो हमारे सब पक्के वाले शिष्य हैं। पक्के और कच्चे समझते हो? कच्चे इधर उधर डोल आते हैं, पक्के वाले एक जगह खूंटा गाड़ के रखते हैं। और ईश्वर ने ऐसी इनको सम्मान दिया, इनको अच्छा लक्ष्य दिया कि आज वो सही ऊंचाइयों पर पहुंच रहे। तो आगे जानकारी ने अंकुश कंप्लीट करके बताएंगे। कितने नंबर थे आपके? 130। एक माइक में ले लेता हूँ, हाथ में पकड़ के बोल देना चाहिए, यहाँ पे लगा लो। अंकुश बहुत मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत देखना है तो उसके पैर तक सूजे रखे हुए हैं और दौड़ मार रहा है। दिखाना इनको क्या स्थिति। वो तो रनिंग से हो गए, वो कितना मेहनत कर रहा है, पूरी तरीके से लगा हुआ। ये लोग कहते हैं आसानी से मिल जाती है, आसानी से नहीं मिलती, इसके पीछे खून पसीना बहाना पड़ता है। चलो चलो अब बात करते हैं उसके बाद लास्ट में। अभी पुलिस में एग्ज़ाम पास हुआ था। अभी पिछली साल जब मैं सर पे आया पढ़ने पुलिस से पहले, तब तो कुछ पढ़ाई थी नहीं। पहले ऑफलाइन पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, सारी चीज़ चलती रहीं। मैथ तो वीक थी, जीएस भी कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं। मतलब सर से मिले, शुरू की पढ़ाई, सर ने समझाया बताया कि ये पढ़ो, तब शुरू किया पढ़ना। आप लोग भी पढ़ रहे हो, सब अच्छे से पढ़ो, चीज़ें कंप्लीट रखो अपनी। सर साथ दे रहे हैं आपका, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी खुद का साथ दो, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। सर जैसा मोटिवेशन बहुत कम लोग दे पाएंगे आपको। जैसा समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हर जगह कोई देते ही नहीं है ऐसा। बस पेपर निकालो, फिजिकल पे ध्यान दो आप सब लोग। अंकुश स्कोर कार्ड क्या था एमपी पुलिस में? 79 थे सर। अंकुश के 79 नंबर है, तालियां बजाओ 100 में से। और अंकुश का मैथ्स में स्कोर कितना? इसमें सर, इसमें जो अभी बार आप पुलिस का एग्जाम निकला, मैथ में 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, एक गलती से हो गया था, एक बना नहीं था बस। ऐसे फंसे पूरे पड़े हुए? हाँ, पूरे जितने जैसे सर ने पढ़ाया, क्योंकि प्रैक्टिस सर के पास ही आके की थी हमने। उससे पहले तो बस ऐसे ही पढ़ लिया, थोड़ा बहुत तो आ गया। सर पे भी आए, पहले महीने कुछ पढ़ाई नहीं की, तो सर ने बहुत समझाया, बिठाया कि बेटा ऐसे मत करो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, हमें दिखे जाते हैं सामने, चीज़ें छूट जाती थी, आते थे पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था, पर सर ने समझाया, चीज़ें प्रैक्टिस करवाई, बताया ये पढ़ो, टाइम दो अच्छे से, तब वो पढ़ाई की। सबसे बड़ी बात क्या है, अपने भिंड के बच्चों को सही रास्ते पे चलाना बहुत बड़ी बात है। अगर आप केक कटवाने बैठो तो 1000 बच्चा खड़ा हो जाएगा, और पढ़ाने बैठो तो 1000 बच्चा नहीं बैठ सकता पढ़ने के लिए। तो यहाँ का जुनून थोड़ा अलग टाइप का है। लड़ाई हो जाए तो 2000 आ जाएंगे, 1000 तो छोड़ो। और कहीं व्यवस्था बिगड़ जाए, भंडारा हो तो भाई साहब 5000 कर लो, उसके दूने कर लो, 200, 4000, 5000। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सबसे बड़ी बात है चंबल का बच्चा अगर पीछे रह रहा है तो उसका मतलब उसका रिजल्ट बहुत पीछे जा रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे अंकुश ने मेहनत की, अंकुश के अंदर मैंने देखा तो सबसे पहले दिखाई दिया टैलेंट, कि बच्चा सारे क्वेश्चन कर सकता है, फिर रह कहाँ रहा है। बस दिक्कत क्या थी, डेली नॉट यूज टू रूटीन। मतलब आज 2-3 दिन शुरू में इसको अंदर से फीलिंग नहीं, मतलब इंटरेस्ट चल रहा था, लेकिन वो आधे घोड़े पे सवार था। मैंने लगा इसको पूरे घोड़े पे सवार करो, ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। और उसने मेहनत की। दूसरा बात, सिंसियरिटी बच्चा था। सिंसियरिटी का मतलब क्लास में उदमबाजी, टाइम पास पसंद नहीं था, चुपचाप आए अपने लग गए। क्वेश्चन देते थे, क्वेश्चन सॉल्व प्रॉपर करता था, एक भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं। चीटिंग कभी दिमाग में जिंदगी में की नहीं किसी भी क्लासरूम में। उसका रिजल्ट ईश्वर ने क्या दिया, आज एमपी पुलिस में 79 नंबर,
और ईश्वर ने चाहा अगर उसने 80 का भी फिजिकल मार दिया, 75 प्लस है अब, तो मैं गारंटी देता हूं अगली बार वर्दी पहन के मध्य प्रदेश पुलिस की आए। एक बालक बनाने में, एक बालक को सिलेक्ट कराने में बहुत समय लगता है एक शिक्षक का, प्लस उसके टाइम एक फेज भी आता है कि जब भर्ती बहुत लंबी भर्ती है ना, उस टाइम बालक निराश होता है। पूरी 1 साल बाद भर्ती आ रहा है फिजिकल, और 1 साल तक बच्चे को उस जगह दबा के रखना बहुत बड़ी टैलेंट की बात होती है। उस टाइम उसे अपने गुरु की जरूरत पड़ती है और वहाँ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बेटा 2 महीने ही तो रह गए और थोड़ा देख लो। अगर ईमानदारी से गवर्नमेंट एक काम पूरा अच्छा करे ना कि इतने महीने बाद आपका फिजिकल है, बच्चे के अंदर तिगुनी ताकत हो। बच्चे को पता ही नहीं रहता कब फिजिकल है, किस डेट में आना, लेकिन फिर भी बच्चा लगा रहता है। ये बच्चे का बहुत बड़ी मेहनत, बहुत अच्छी मेहनत अंकुश ने की। जोरदार तालियां अंकुश के लिए। अब नेक्स्ट जिन्होंने गर्ल्स में टॉप किया, रक्षा भारद्वाज, 87 नंबर मायने रखते हैं। जोरदार तालियां रक्षा के लिए। जल्दी आइए फास्ट। रक्षा भारद्वाज ने 100 में से 87 मार्क्स मध्य प्रदेश पुलिस, इसके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। दूसरा, वो स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड बायो से रहा है, बायो वाला मैथ फुल मार दे, ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी जोरदार तालियां। तो आगे रक्षा बताएंगी नंबर कैसे आए 87, मतलब कितना मेहनत करना पड़ी पढ़ने के लिए, कितने घंटे सिटिंग देती हैं, कितने घंटे मेहनत करती हैं और प्रैक्टिस कितनी अच्छी करती हैं, इसके बारे में रक्षा बताएंगी आप। मॉक टेस्ट लगाती थी 3, एक दिन में, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, और जो सर पढ़ाते थे, जो होमवर्क देते थे वो पढ़ती थी बस, और बिंदास होके पढ़ती थी बस, स्ट्रेस में नहीं पढ़ती थी। टेंशन नहीं लेना है सब, और बस सर को फॉलो करते जाओ, सर जो बताएं हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा के लिए। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो बच्चे ये प्रोसेस में है सिलेक्शन वाले, तो तुमको दिखा दिया है, मेहनत करा दिया है, तो आप लोग ऐसे ही लगे रहे, मेहनत करते रहे, और ईश्वर ने चाहा तो फाइनल बाकी के लोगों को पहले प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब यहाँ आना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? प्रदर्शन इतना अच्छा करना पड़ेगा। आज आपने अगर एक क्लास देख ली ना, आपके अंदर आग लग चुकी होगी हमें वहाँ पहुँचना, और एक इंटरव्यू यूट्यूब पे देना, और इसके लिए जितना घंटे पढ़ा जा सके पढ़ लेना। एक ही जो काम करना एक ही बार में करना, 62 साल तक पूरा सिस्टम हिला देना है, मीनिंग हाँ ये कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त की ओर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आप लोगों के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए।